नमस्कार। आप सबका हमारे शुक्रिया जिंदगी चैनल पे। ये आप ही का चैनल है और आज हम इकट्ठा हुए हैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेरा बहुत दिन से मेरा मन था करने के लिए। और उसका टॉपिक का नाम है आपकी कहानी आपकी जबानी। तो मैं विनती करूंगी मिसेस सुमनलता सक्सेना जी को, आप अपनी कहानी हमें बताइए और हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है हमारा इंडिया का, हमें उन्हें थोड़ी प्रेरणा देनी है। और सिर्फ यही बात है जो मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ कि हमने जो डिफिकल्टीज उठाई या आपने जो डिफिकल्टीज उठाई, उससे हमें क्या सीख मिलती है और हम इससे क्या सीख दे सकते हैं यंगस्टर्स को। हमारे यंगस्टर्स थोड़ा जल्दी परेशान हो जाते हैं, थोड़ा तकलीफ में होते हैं मैं देखती हूँ बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम इन्हें थोड़ा सा अपनी कहानियां बताएं। और मैं ये कहूंगी कि हमारे ग्रुप के पास जो है ना, कहानियों का ढेर है, कहानियों का एक ट्रेजर है। एंड आप लोगों से कहानियां सुनना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मेरा मकसद है कि आप सबकी कहानी सुनी जाए इस मंच पे और आप सब अपनी कहानी शेयर कीजिए। सो थैंक यू एंड ओवर टू यू सुमनलता जी। नमस्कार। 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 आज आपने अपनी जीवन कहानी बताने को कहा है, तो जब आज मैं जीवन के इस चौथे पन पर आ गई हूँ और जिसे सुपर सीनियर कहते हैं, अभी मैं जब अपने अतीत की ओर झांकती हूँ तो मैं आश्चर्य में पड़ जाती हूँ कि इतनी कठिन परिस्थितियों में मैंने कैसे इस मुकाम तक मैं पहुंची। यह ईश्वर की ही कृपा है कि मैं इतने संघर्षों का सामना करके अपना मार्ग, अपना रास्ता प्रशस्त करती गई, आगे बढ़ाती गई। मेरे अतीत के बारे में तो आप सबको काफी पता है। मेरे जीवन की कहानी में पहले भी बता चुकी हूँ। मेरा बचपन 6 भाई बहनों के बीच में बड़े आराम से बीता। मैंने बीए किया, बीएड कर रही थी, तभी विवाह हो गया और 4 वर्ष में 2 बच्चे भी मुझको मिले। लेकिन अब यहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है। मैंने तो सोचा था ये घर गृहस्थी बच्चे यही मेरा जीवन है। मैं इसी में बंद कर रह गई थी, बाहर की दुनिया से थोड़ा कट भी गई थी। तो अचानक एक्सीडेंट में मैंने अपने पति को खो दिया। अब मेरे सामने बड़ी ही विकट समस्या थी। नौकरी थी नहीं, घर की भी परिस्थितियां सब लोग जानते हैं कि ससुराल और मायका सब में होता है, तो उतना नहीं कोई कर सकता है। लेकिन इस मैं 25 वर्ष की थी उस समय, और मेरा बेटा 2.5 वर्ष का और बेटी 6 महीने की थी। अब 2 रास्ते थे, या तो मैं गम में डूबूं, जीवन समाप्त कर लूं, या बच्चों को आगे बढ़ाना है, अपने लिए अपनी पर्सनैलिटी का विकास करूं। और मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। परिवार वालों की सहायता भी मिली और परिवार में, ससुराल में, मायके में, सब जगह आप सबको मालूम है कि कितने ताने सुनने पड़ते हैं। और ये आज से इतने साल पहले की बात थी, 50-60 साल पहले की बात थी। तो लेकिन हमने उन सब पर ध्यान नहीं दिया और सबको भुलाकर नौकरी करनी शुरू कर दी। बीएड थी, इसलिए मुझे टीचिंग जॉब मिल गया। और मैंने भगवान से यही प्रार्थना की कि मुझे इतनी सामर्थ्य दें कि मैं अपने बल पर अपने बच्चों को पाल सकूं, खुददारी का जीवन जी सकूं, मुझे किसी से पैसे की सहायता न लेनी पड़े। भगवान ने मेरी सुनी। अभी मैंने बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी आगे बढ़ाई। क्यों? क्योंकि अब मुझे अपने को आगे बढ़ाना था। मैंने पढ़ा, एनसीसी की भी ट्रेनिंग ली, उसमें भी मैं अफसर बनी। ये एक अतिरिक्त आय के लिए था और मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिया और दोनों ही बच्चे अच्छा पढ़ के और अच्छी नौकरियों में लग गए। अब मैं रिटायर हो चुकी हूँ, तो मैंने अपने जीवन से जो बातें सीखी हैं वो हम आपके संग शेयर करेंगे। कि एक तो ये है कि जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तब हमें पता लगता है कि हम ही दुखी नहीं हैं, हमसे भी अधिक दुखी लोग हैं संसार में। हमारे पास तो बहुत अधिक है, उनके पास वो भी नहीं है। तो जब हम ये दूसरों को देखते हैं तो फिर हमें ये पता लगता है कि सुख दुख आते हैं, समय एक सा नहीं रहता। अभी जो बुरा समय आया है तो वो बदल जाएगा। हमें अपना विकास करना है, खुददारी का जीवन जियो,
कम पैसे में भी काम चलाया जा सकता है, ये बात समझ में आई। कम पैसे में भी अपने को मजबूत रखो और दूसरों की सहायता हमेशा करो। लोग कहते हैं जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे सहायता करेंगे, तो जरूरी नहीं है आप दूसरों की सहायता पैसे से करिए। आप अपने परिश्रम से, अपने श्रम से दूसरों की सहायता कर सकते हैं। दूसरों के लिए आप भोजन बना सकते हैं, दूसरों के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दूसरों की सहायता अवश्य करिए और हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमें ये सोचना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं अरे हम ये काम क्यों करें, हमने तो कभी किया नहीं। जरूरी थोड़ी है कि आपने पहले नहीं किया तो अब ना करिए, करिए। जब आपको जिस काम की जरूरत पड़े तो वो करिए। और समाज में कोई क्या कहेगा, बिल्कुल इसकी परवाह नहीं करिए, क्योंकि समाज का तो काम है कुछ ना कुछ बोलना। आप अच्छा करेंगे तो भी उसमें नुक्स निकलेगी और बुरा तो बुरा होता ही है। तो आप सबके मन की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। अपने गंतव्य की ओर, अपने मार्ग की ओर हमें बढ़ना चाहिए। एक छोटा सा वाक्य आपको सुनाते हैं। मैंने एनसीसी और टॉप करके वहां से आई थी, ग्वालियर से ट्रेनिंग लेके। तो उस समय मुझे कहा, मेरा सिलेक्शन हुआ। हमारे लखनऊ में मैं रहती थी और 26 जनवरी की परेड निकलती है, उसमें लीड करने के लिए मुझसे कहा गया। तो मैंने पैंट शर्ट तो पहनते ही थे, मैंने लीड किया और काफी तारीफ हुई। लेकिन परिवार में कुछ ऐसे लोग थे, सगे बिल्कुल ससुराल वाले, हमसे हमारे एक निकट संबंधी ने कहा कि आज हमारे पिताजी हमें इधर ही थे, बहुत दुखी हो रहे होंगे कि उनकी बहू सड़क पे पैंट शर्ट पहन के नंगे से घूम रही। तो मैंने जवाब दे दिया, मैंने कहा नहीं, आज वो बहुत खुश होंगे कि हमारे घर की किसी बहू ने प्रगति की और उसका सिलेक्शन हुआ और वो यहाँ पर आई। बहुत लोग चिढ़े, लेकिन मैं ऐसी बातें कह दिया करती थी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बहुत करना चाहिए। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। हाँ, ऐसे ही हमारे बच्चों में भी बातें बातें आ गई। उन्होंने भी सीखा कि कम में कैसे काम चलाते हैं। हमारे बेटा और बेटी दोनों ने निर्णय किया कि बिना दहेज के शादी करेंगे। बेटी का तो जरा कम चल पाता है, लेकिन चल गया। बेटे ने कहा ना तो मैं बारात में जाऊंगा और ना मैं कुछ भी लूंगा, मैं 1 रुपए से टीका करा के शादी करूंगा। वाह, क्या बात है, स्थिति ब्यूटीफुल। ऐसी है कि मैंने ऐसा किया, मंदिर में शादी की और सिर्फ उसने 1 रुपए से टीका कराया, कुछ नहीं लिया। और ईश्वर की कृपा थी कि मन अच्छा था, दिल की भावनाएं अच्छी थी, तो मेरा परिवार भी अच्छा है, मेरी बहू भी अच्छी है, सबने अच्छे चले। और फिर बेटी की शादी में भी, चूंकि हम कायस्थ परिवार से, हमारे यहाँ बड़ा दहेज चलता है, तो बेटे ने कह दिया अगर आप दहेज देंगी तो मैं नहीं आऊंगा शादी में। और इस बेटी ने भी कह दिया। बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन भाग्य था, भगवान ने उसको अच्छा मिला और बिना दहेज के मिला। तो थोड़ा सा अपने पर विश्वास रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो हमें 2 बातें समझ में आई कि जो स्थिति आती है उसे स्वीकार करो, स्वीकार करना बहुत जरूरी है। दूसरा है संतोष, जितना मिला है उसमें संतोष करो, छीनने की कोशिश नहीं करो। जितना तुम प्रगति कर सकते हो उतना करो, क्योंकि इच्छाएं तो हमारी असीमित है। इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। अगर हम इच्छाओं को बढ़ाते जाएंगे तो उनकी सीमा कोई है ही नहीं। और हमारे आसपास देखो, ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो हमसे अधिक दुखी हैं। जब घर के दायरे से बाहर निकलो तब संसार दिखाई पड़ता है, तभी असली ज्ञान होता है। वो कहते हैं ना कि सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखाई पड़ता है। तो जब हम बचे रहे हैं, सुखी हैं, सब कुछ है, हमें दिखता है कि वही सब कुछ है, वही हमारा संसार है, तो वही है, वो चला गया तो सब सूखा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, सूखे के बाद फिर हरा आता है। गर्मी आती है, फिर बरसात आती है, फिर सावन आता है। तो हमेशा एक सा वक्त नहीं रहता। और यही हम आप सबको बताना चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हम लोग कभी भी कोई भी किसी भी तरह का कष्ट आए तो ये सोचिए आया है, चला जाएगा। यहाँ तो कर लिया ना टेबल के नीचे वगैरह सब।
म्यूट ना। कर लो सब लोग अपने आप को, आवाज आती है। एनीवे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत सुंदर आप बताए बहुत आपकी बहुत बढ़िया, कहानी। बहुत बढ़िया, और बहुत ये मैं बढ़िया। कहना चाहूंगी कि कष्ट जब होता है तो भगवान भी शक्ति देता है। और कहाँ, जब हम खुद भी सोचे ना कि हमने वो कैसे किया जो किया, वो समझ में नहीं आता कि कैसे किया, कहाँ से शक्ति आई, कहाँ से प्रेरणा आई, समझ में नहीं आता। बट वो आपने जो ठान ली थी ना कि मुझे अपने बच्चों को बड़ा करना है, पढ़ाना है और खुद को सेल्फ डेवलपमेंट के रास्ते पे लेके जाना है, तो वहां से आपके अंदर वो एनर्जी आई, वो जो निष्ठा आपके अंदर आई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कहानी शेयर करने के लिए। एंड मैं चाहती हूँ कि एक अलग से प्रोग्राम हम लोग करेंगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपको और फिर आप उसका आंसर देना, इंटरव्यू टाइप का हम लोग करेंगे, तो उसको भी हम लोग यूट्यूब में डालेंगे और आप भी अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं। तो आज आज आपने बहुत संक्षेप में बोला, मैं जानती हूँ आपकी जिंदगी में बहुत सारी स्टोरीज होंगी बताने के लिए, कहाँ कहाँ पे आपको चैलेंजेस फेस किए, तो वी विल टॉक अबाउट दैट। सो थैंक यू सुमनलता जी। नाउ आई वेलकम अनीता नागर जी। आप आइए और आपकी जो कहानी है हमें बताइए, जो भी आपको बोलना है। कहानी नहीं, कहानी नहीं, कहानी आपको तो जो भी नहीं। शेयर करना है आप शेयर कीजिए, आपके हाँ, शब्द शेयर कीजिए, प्रेरणा के शब्द। थैंक यू वेरी मच। मैं अनीता नागर, बॉर्न ब्रॉट अप एंड एजुकेटेड इन इंदौर। तो उसमें मैंने डबल MA किया, LLB किया, और चाइल्ड साइकोलॉजी में मैंने डॉक्टरेट किया। जुनाइल डेलिक्वेंसी, बच्चे अपराध क्यों करते हैं। तब अच्छा। तक तो सबसे अच्छी रही, मैं 5 बहनों की लाडली बहन थी, और 80 लोगों के परिवार में, जॉइंट फैमिली में बड़ी पड़ी, तो उसका मजा ही अलग था कुछ। पर उसके बाद जो शादी के बाद जो लाइफ चालू होती है, वो असली लाइफ होती है। तो मैं तो आप अपने साथ एक कुछ और ही शेयर करना चाहती हूँ। जरूर, स्वागत है एक आपका। बार एक बार मेरे पीठ में बहुत दर्द था, पीठ में बहुत दर्द था। डॉक्टर ने कहा अब और मत झुकना। डॉक्टर बोला अब बहुत अब और बढ़िया। मत झुकना। पर ये वाक्य तो मुझे चौंका गया एकदम से कि क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। जब से होश संभाला है, माँ ने कहा लड़की की जात हो, झुक के रहना। हाँ। थोड़े समय बाद पिताजी बोले तुम घर में सबसे छोटी हो, तो झुक के रहना। कुछ बड़ी हुई, स्कूल में सीनियर से, टीचर से, प्रिंसिपल सबके आके तो झुकना स्वाभाविक ही था। झुक कर बात करने की कही बात। शादी के बाद सास ससुर जो भी बड़े हैं, उनके सामने झुक के बात करने का उपदेश दिया गया। और आज डॉक्टर क्या कह रहे हैं, अब आपकी ओर अधिक झुकने की गुंजाइश नहीं है। झुकते झुकते तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है। सुनते ही मुझे हंसी भी आई और रोना भी आया, एक साथ आ गया। जिंदगी में पहली बार किसी के मुंह से सुन रही हूँ ये शब्द, झुकना मत। बचपन से ही तो पहले घर के बड़े बूढ़ों, फिर माता पिता और समाज से यही सुनती आई, नारी के झुकी रहने में ही सारी गृहस्थी बनी रहती है। नारी के झुके रहने से रिश्ते और संबंध बने रहते हैं। नारी के झुके रहने से ही प्रेम, प्यार और घर परिवार बना रहता है। झुकती गई, झुकती रही, झुकती रही, भूल ही हो गई। वो ये बात ही भूल गई कि रीढ़ की हड्डी भी है क्या डॉक्टर मेरी। और ये आज कोई कह रहा है कि झुकना मत, अब गुंजाइश नहीं है आपकी रीढ़ की हड्डी में। परेशान सी सोच रही हूँ, क्या सच में लगातार झुकने से रीढ़ की हड्डी में अपनी जगह से खिसक जाती है और उन्हें कहीं गैप या खालीपन आ जाता है। सोच रही हूँ बचपन से आज तक क्या क्या खिसक गया, उसके जीवन में कहाँ कहाँ खालीपन आ गया, अपने अस्तित्व में कहाँ कहाँ गैप आ गया, अपने अंतर्मन में भी तो गैप आ गया है। बिना उसके समझे उसका मन, उसकी चाहत कितने खाली हो गए ना। उसका अल्हड़पन, अपने सपने सब पता नहीं कहाँ खिसक गए। अपनी इच्छा अनिच्छा से कितना गैप आ चुका है। क्या वास्तव में नारी की रीढ़ की हड्डी बनाई है भगवान ने। भगवान से भगवान समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है। तो थोड़ा सा मैं बोली, ए जिंदगी थोड़ा मजा हमें भी चखा दे। हमने कहा यहाँ उपवास रखा हुआ है। जितना चाहे तू रुला ले मुझको, ए जिंदगी जितना चाहे तू रुला ले मुझको, ये मेरी जिंदगी है। हंसकर गुजार देंगे तुझको, ये मेरी भी जिद है।
तो जिंदगी के उस मोड़ पे खड़े हैं हम अभी, हम जहाँ ये समझ नहीं आ रहा है कि हम जिंदगी के मजे ले रहे हैं या जिंदगी हमारे मजे ले रही है। इसी इसके साथ मैं अपना समझ। अनीता जी, मेरे को गूज बम्स हो रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो बात आपने बोली है, हमारे मम्मी पापा ने हमें यही सिखाया था कि विनम्रता विनम्रता विनम्रता, चुप रहना, बोलना मत, मुंह मत खोलना। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इतने साल शादी के बाद, 40 साल हो गए मेरी शादी को, अभी भी हम सबके बड़ों के सामने मुंह नहीं खोलते हैं। लेकिन हमारी बहू ने हमको बताया कि मम्मी, पूरा दिन इनजस्टिस भी नहीं आपको सहन करना है। मैंने कहा, हमें कोई इनजस्टिस नहीं है, हम बिल्कुल सुखी हैं। तो कहने लगी, नहीं, थोड़ा थोड़ा आप भी बोला। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं बोलना है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो बात बोली है ना, इतनी इतनी बढ़िया बात बोली है कि मेरे को बहुत टच कर गई है कि सच में हमारे बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया, बहुत। तो थैंक यू सो मच अनीता जी। और आपने जो बताया हम सब के लिए बहुत अच्छा है। और अगर हमारे जो यंगस्टर सुन रहे हैं तो ये याद रखें कि हमारी भी एक रीढ़ की हड्डी होती है, और उसको कायम रखने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ स्वीकार करना पड़ता है, बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन एक प्रेम भाव से वो जब खालीपन को भरना पड़ता है। यस यस एब्सोल्युटली। और वो अगर हम प्रेम भावना से करें ना, अपने परिवार को जोड़ के रखने की भावना से करें, एक प्यार की भावना से करें, तो वो मुश्किल नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा अपने आप के भी ध्यान देना है, अपनी रीढ़ की हड्डी को भी ध्यान देना है। झुकना तो है, उतना भी नहीं झुकना है कि हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम मुझे बेंड हो जाए। सो सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, आपने बहुत बढ़िया मैसेज दिया कि हमें एक बैलेंस, एक संतुलन बनाए रखना है, कितना झुकना है और कितना खड़े रहना है। थैंक यू सो मच फॉर फिर अब दैट। तो समय भी बदल गया, परिवेश बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, अब तो सब कुछ चेंज हो गया। वो अपनी पुरानी 40s 50s की बात बता रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अभी भी हमारी जनरेशन में भी, मैं आपसे एक जनरेशन शायद आगे हूँ, या मैं सेम जनरेशन की हूँ, थोड़ी सी छोटी होंगी, बहुत ज्यादा तो छोटी नहीं हूँ मैं। पर हमारा भी यही सिखाया गया था। एनीवे, सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी बुलाती हूँ सुंदरी जी को। एंड ओवर टू यू सुंदरी जी, आप बताइए कुछ बातें, हमें प्रेरणा दीजिए। लेकिन मैं दिखता है क्या? हाँ, दिखता है ना, क्यों नहीं दिखेगा। क्योंकि मेरा इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया है। हाँ, वीडियो नहीं दिख रहा आपका, करेक्ट करेक्ट, हाँ, वीडियो। वही कुछ प्रॉब्लम हो गया है। आप दूसरे किसी को बुलाओ, मैं ठीक करती हूँ। प्रतिभा जी, आप बोलोगे? प्रतिभा जी, यू वांट टू शेयर? हाँ, मैं बोलना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरा स्पीकर नहीं है आज, तो पता नहीं जाएगा कि नहीं आवाज। स्पीकर की जरूरत नहीं होती, जूम का स्पीकर बहुत अच्छा होता है। आप बोलिए, आप शुरू कीजिए। ओवर टू यू आवाज आ प्रतिभा। रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। कहाँ सब से लोगों को आ रही है? जरा प्लीज, अगर आप अपने आप को म्यूट कर लो तो अच्छा होगा, तो हम लोग बात भी सुन सकेंगे। कहाँ से आवाज आ रही है? सुंदरी के घर से आ रही है? मुझे मजे करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। हाँ, स्टार्ट कीजिए। नमस्कार प्रतिभा जी, आपका स्वागत है। और आप बताइए, आपको जो भी शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। Thank you। मैं आपको एक दो बातें खाली शेयर करना चाहूंगी। हाँ। और सबको मेरा सबसे पहले प्रणाम करती हूँ। मेरे पिताजी का परिवार बहुत बड़ा था। हम मतलब पिताजी अकेले 5 बुआएं थी, और मेरी मम्मी को भी सारा ही काम घर में करना पड़ता था। दादी खाली सुबह का खाना बनाती थी। मैं अपनी पहली बेटी, और उनको मैं 7 महीने में ही पैदा हुई थी। तो सब बोलते हैं 7 महीने का बच्चा बहुत लकी होता है, लेकिन वो मैं आजमा रही हूँ कि किसी भी क्षेत्र में मैं ठीक ठीक चल रही हूँ, ऐसी कोई बात मेरे साथ हुई नहीं है। एक दो इंसिडेंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, और आपके साथ मैं शेयर करूंगी। हम छोटे बेटे बहू के साथ मैसूर घूमने गए थे। हम एक रेस्टोरेंट में चाय के लिए रुके। मैं और मेरी पोती वॉशरूम गए थे। मैंने उसको रुकने को कहा नहीं, और वो भी रुकी नहीं। लेकिन अचानक से ऊपर की कुंडी जो मैंने लगाई ना, तो मेरा हाथ नहीं जा रहा था, तो मैं थोड़ा सा पैर ऊपर करके ऊपर की कुंडी लगा ली। खिड़की भी नहीं थी उसमें कि मैं आवाज मतलब बता किसी को आवाज देके बुला सकूं। मैंने जोर जोर से दरवाजा बजाया, लेकिन बहुत देर जब मैं नहीं पहुंची, तो बहू वहां पर अंदर आई, और फिर मैंने बताया कि अरे कुंडी नहीं खुल रही है। फिर उसने वेटर को कहा, उन्होंने बाहर से बोला, बहन जी कोशिश करके देख लो।
नहीं तो हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। फिर भी मैं घबराई नहीं, और मैंने देखा अंदर एक डस्टबिन देखा, एक कोने में पड़ा हुआ था। मैंने उसको तथा एक पैर उसके ऊपर रख के कुंडी धीरे धीरे खोली तो खुल गई है। अगर मैं उसके ऊपर पूरी खड़े हो जाती तो शायद मेरे वजन से वो डस्टबिन टूट जाता। फिर बाहर आने के बाद मेरे बेटे ने कहा, आप किसी को साथ ले जाया करो, वो बाहर खड़ा रहेगा। मैं केवल हाइट कम होने की वजह से मेरे साथ ऐसे हुआ। तो मैं मतलब ये कहना चाहूंगी अपनी बहनों से जिनकी हाइट कम है, वो ऊपर की कुंडली ना लगाया करें। हर बार मुझे मुंबई या कहीं भी छोड़ने कौन जाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो 25 साल पहले ही गुजर गए थे। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना बहुत जरूरी था। ऐसे में मैं जनरल जाने के लिए, प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए एक दूसरा हादसा आपको बता रही हूँ। कुली करके मैंने उसको कहा कि मेरे साथ धीरे धीरे चलो। ड्राइवर साथ था लेकिन वो गाड़ी पार्क करके आने वाला था। कुली ने फटाफट प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर मेरी राह देखी। मैं जैसे ही सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंची, ट्रेन भी आ चुकी थी। वो कुली को ढूंढ रही थी, वो सामान के साथ मुझे चढ़ाने वाला था। मैंने दूसरी कुली को भी पूछा तो वो बोला, उसका साथीदार था, उसने कहा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वो शायद खड़ा है। इतने में ड्राइवर भी आ गया। मैं उसको लेकर 1 नंबर पर गई, वहां भी नहीं था। ट्रेन तो मेरी छूटनी ही थी, वो छूट ही चुकी थी। फिर मैंने कि मेरे को इंक्वायरी ऑफिस या कंप्लेंट ऑफिस बताइए ताकि मैं जाकर वहां पर कंप्लेंट करूं। तो उन्होंने कहा, आप स्टेशन से बाहर निकल के लेफ्ट में जाइए, वहां शिकायत करते हुए आपको मतलब शिकायत सुनेंगे। मैं उसको कुली को, ये ड्राइवर को वहां खड़ा होके बाहर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर लेफ्ट में गई, तो मैंने वहां देखा कि वो कुली जो है मेरा सामान लेके खड़ा था, और उसकी ड्यूटी 5 बजे ही खत्म होने वाली थी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि अब इसको मैं क्या करूं, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला और उसको, मैंने सोचा अब इसको मैं पैसे ही नहीं दूंगी। फिर मैंने उसको कहा कि सामान बाहर हमारी गाड़ी तक ले चलो। वो बहुत ही गिड़गिड़ा रहा था। शाम का समय, हमारा परिवार इन्हीं पैसों पर निर्भर करता है। फिर मुझे भी दया आई और मैंने उसको पैसे दे दिए। गाड़ी तो गई है, अब इंसानियत के नाते मुझे पैसे देने चाहिए। आगे से ड्राइवर ही मेरे साथ रहता था और कुली के साथ ही रहता था। उस टाइम मेरा पोता 7वीं 8वीं में पढ़ता था। उसने कहा, दादी आगे से ना मैं आपको छोड़ के आया करूंगा। वो बात मतलब अब उसमें गाड़ी चलाने अब उसको आ रही है, तो हर बार वो एयरपोर्ट तो लेने भी जाता है और छोड़ने भी जाता है। बाकी मेरी पूरी ही जिंदगी एकदम स्मूथली गई है। दोनों बहुएं, बेटे, पोता पोती सारे बहुत पूछते हैं। तो बाकी जिंदगी मेरी ठीक ही से कट रही है। इसी के साथ में अपने शब्द समाप्त करती हूँ। थैंक यू प्रतिभा जी। हाइट छोटी हो या बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर बुलंद है आपकी हिम्मत, और आपका जीने का जो एक जो अरमान है आपका, और आप जो मिलजुल के आप लोग रहते हो और एक खुशी का वातावरण जो आप क्रिएट करते हो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू प्रतिभा जी। पर मैं आपको इसमें ऐसे नहीं जाने दूंगी, एक आपका अलग सा इंटरव्यू लूंगी और बिना बिना देखे, बिना पेपर में देखे आप हमारे साथ पूरी कहानी शेयर करोगे। आपकी कहानी है, आपकी जिंदगी की कहानी है, आप जैसे फ्रेंड्स के साथ बात करते हो ना वैसे हम लोग करेंगे। एनीवे, थैंक यू सो मच। Sundri ji, are you ready? Yeah. So you can unmute yourself. नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रहा है। Can you unmute yourself? No, आवाज आ रहा है? आ रहा है। Somebody speaker is on, I think. I know, I can't understand किसका स्पीकर ऑन है। प्रतिभा जी, सब लोग अपना अपना जो है ना ऑफ कर दो स्पीकर। हाँ, म्यूट कर दिया। हाँ, अभी बंद होगी आवाज। ओवर टू यू सुंदरी। हाँ, सब लोग तैयार करके आए हैं, पेपर में सब लिख के, मैंने कुछ भी नहीं किया है। कोई बात नहीं, अपना ही का क्योंकि आपने बोला अपना ही कहानी बोलो, अपना कहानी लिखने का क्या जरूरत है। आप तो बोलिए। इसलिए मैं लेकिन मेरा कहानी तो बहुत बड़ी है। 10 मिनट में 5 मिनट में नहीं बोल सकता है। वो तो बहुत बहुत दिन चाहिए। मैंने ऑटोबायोग्राफी लिखती भी हूँ और 100 पेजेस लिख चुका है।
फिर स्टॉप कर दिया। मेरा मेरा बेटी का हालत खराब हो गया तो स्टॉप कर दिया। लेकिन एक दिन कंप्लीट करूंगी, आई डेफिनेटली कंप्लीट करूंगी। ऐसा तो बहुत है। लेकिन मैं दुखी की बात नहीं बोलती हूँ अभी, जोक की बात ही मैं बोल दूंगी है। वेरी नाइस। सुख अभी, सुख दुख दोनों आता है लाइफ में, लेकिन दुख बात नहीं बोलती हूँ, सुख बात बोलती हूँ। और वो जोक का जैसा है। जब मैं 10th में पढ़ती थी, पहले 11th के बाद प्री यूनिवर्सिटी पढ़ने का ऐसा था ना हमारा टाइम में, इंटर नहीं था। तो हम लोग ना नागरकोइल बोल के एक जगह में थी, एक लड़का ने मेरे पीछे करता था। तो मैं तो उसके पास बात भी नहीं, वो जमाने में ऐसा ना लड़कों को देखने का भी नहीं है, लड़कियों का सीट अलग है, लड़कों का सीट अलग है, उनको देखने का भी नहीं है। लेकिन एक लड़का ने मेरे बहुत पीछा करता था। मेरे मैं तो उसके पास एक बार बात भी नहीं किया था। वो एक दिन उसने एक चिट्ठी लिखा, चिट्ठी बराबर 60 के पास मिला। 7 के हाथ में मिल गया। तो सर ने मेरा पापा को बोला, मेरे पापा को बोला यार तुम्हारा लड़की को लव लेटर आया है। तो फिर पापा ने आके मेरे को बोला तुम्हारा ऐसा कंप्लेन आया है सर से, क्या हुआ? मैंने बोला वो लड़का को मैं देखा भी नहीं है, मैंने उसको देखा है, हमारा क्लास में पढ़ता है, लेकिन उसके पास तो बात ही नहीं करता है। वो क्या, वो लेटर दिया तो मैं क्या करूं? फिर वो मेरा पापा मम्मी बहुत ये हो गया। अभी तो 15 साल की, वो शादी का भी टाइम नहीं हुआ। तो बोला कॉलेज इधर नहीं पढ़ने का है, त्रिवेंद्रम में जाके, मेरा ब्रदर है उधर जाके पढ़ेगा, इधर नहीं पढ़ने का है, नहीं तो वो लड़का बहुत परेशान करेगा। मैंने त्रिवेंद्रम में जाके कॉलेज में दाखिल किया मेरा। और फिर उधर कोई लड़का विमेंस कॉलेज में, वो भी विमेंस कॉलेज में ज्वाइन किया। फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम कुछ हुआ नहीं था। लेकिन वो टाइम में मेरा ये तो मेरा क्लब में भी मैंने बोला था। लेकिन जो कोई कोई सुना होगा, शायद कोई नहीं सुना होगा। मैं रिपीट करती हूँ। ये मेरा 19 ईयर्स हुआ था, तभी मेरे मम्मी ने बोला अरे लड़की को शादी नहीं हुआ, 20 साल होने वाला है, 20 साल हो गया तो वो जमाने में बहुत खराब मानते हैं, 20 साल नहीं होने का है, उसके पहले शादी करने का है। तो बहुत लड़का देख रहा था, कुछ कोई बराबर नहीं मिला। फिर मेरा पापा हमेशा मेरा कागज को पॉकेट में डाल के डालते। फिर बस स्टॉप में खड़ी थे, तो मेरा ब्रदर इन लॉ वो भी खड़ा था। तो बोला ऐसा मेरा बेटी का शादी करने का है। तो बोला अरे मेरा ब्रदर इन लॉ है, उससे करेंगे ना, अब आप हॉरोस्कोप दे दीजिए, अभी मैं देखता है। तो हॉरोस्कोप देखा, फुल 100% एग्री में। तो ठीक है शादी कराएगा। लेकिन वो लड़का तो देखने का ना, लड़की को देखने का ना। लेकिन 2 दिन में वो लड़का आ गया मेरा सिस्टर इन लॉ के पास। लेकिन वो आया है दूसरा एक लड़की को देखने के लिए। और हमारे गांव से थोड़ा दूर है वो। लेकिन वो टाइम में सिस्टर को भी देखेगा बोल के आया। वो दूसरा बोला मैं ये लड़की को देखने को नहीं आया, मैं वो लड़की को देखने को आया है। और उसका पापा ने मेरे को ट्रेन फेयर भी दिया है। वो जमाने में ट्रेन फेयर भी देता है। तो बोले कोई बात नहीं, ये पास में ही है, इसको जाके देखो, तुमको अच्छा लगे तो करो, नहीं तो नहीं करो। मेरा चाचा बहन बोलता है, बोलते हैं ठीक है बोल के आया। मैं तो तैयार कुछ नहीं था, बाथरूम में स्नान कर रही थी। तो मेरा माँ ने बोला ऐसा लड़का देखा, देखने को आया। मैंने बोला मेरे को अभी शादी नहीं करने का है। अगर क्यों लड़का को बुलाया? नहीं नहीं बुलाया कुछ नहीं, वो आया है। तो आके देखा, मैंने गाना गाने को बोला, तानपुरा रख के खाना गाना गाया, सब किया, सब हो गया। उनको बहुत पसंद आया, मेरा फोटो भी पॉकेट में डाल के चला गया। फिर मेरे पापा को बोला लड़की बहुत पसंद है मेरे को, लेकिन वो दूसरा एक लड़की को देखने का है ना, उनको उसके लिए आया है। तो उनको भी जाके देखेगा, वो पसंद ज्यादा पसंद आएगा तो उसको शादी करेगा। तो वो लड़की को भी जाके देखा। उसको भी जाके देखा। तो लास्ट में बोला मेरे को ये लड़की पहले देखा, वो लड़की पसंद आया, वो लड़की इतना पसंद। लेकिन मेरा मदर इन लॉ तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुम उसको ही शादी करने का है, क्योंकि तुम्हारा मेरा उसका बहन का बहू का सिस्टर है वो, इसलिए उसको ही शादी करना। मैं ये बोला नहीं तो मेरे को शादी नहीं करने का, मेरे को शादी करने का है तो पहले देखा वो लड़के से करने का, दूसरा भी नहीं करने का। तो
6 महीना हो गया, माँ बाप मम्मी का और लड़का बेटा का ऐसा quarrel हो रहा है। फिर लास्ट में बोला मेरा ब्रदर, सबसे बड़ा ब्रदर इन लॉ बोला शादी कर दो रे, उसका मन के अनुसार कर दो, वही उसका ही जीवन है ना। तो बोला इमीडिएटली कर दो शादी, अभी नहीं, वेट नहीं करने का है। तो बोल के आया, तो ये शादी का तैयारी हो गया, शादी कर दिया। लेकिन उसके पहले मैंने टाइपराइटिंग हायर पास किया, म्यूजिक का हायर पास किया, सब कुछ किया। मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिला, रिजर्व बैंक में मिला, LIC में मिला, पोस्ट ऑफिस में मिला, लेकिन किधर भी काम करने नहीं दिया। वो जगह जमाने में लड़की लोग काम नहीं करने दें, तो काम करने नहीं दिया। फिर फिर लास्ट में 6 महीना हो गया बोलते, लास्ट में एक यूनिवर्सिटी ऑफिस में मैंने 1 महीना काम किया, तभी मेरा ब्रदर इन लॉ का आया शादी करो बोलते, तो वो भी 1 महीना में बंद कर दिया वो भी। फिर वो 1 साल के बाद मेरा हस्बैंड को बोला मैंने शादी में सर्विस किया, क्योंकि सर्विस किया बोलेगा तो भी उन लोगों को बहुत खराब मानते हैं। तो 1 साल के बाद मेरा हस्बैंड के पास बोला मैंने 1 महीना शादी में सर्विस किया था, तो अभी भी मैं कर सकता है, तुम्हारे ऑफिस में BRC में मेरे को नौकरी दिला सकता है क्या, मैं कर सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसा मेरा कमाने कितना है उससे मैं जिंदगी जाएगा, तुम ऑफिस में जाने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ये एपिसोड बोलता है मेरा बहुत है, बाद में बोलेगा। ठीक है, आप दूसरे को बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आपने वातावरण करके। और सबकी जिंदगी में बहुत सारे कष्ट आते हैं, डिफिकल्टीज आती हैं और मजाकिया इंसिडेंट आते हैं, और मजाकिया जो ये आपने इस कहानी सुनाई है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं ये कहती हूँ कि आपको देख लिया ना उसने, तो फिर वो दूसरी लड़की को कैसे पसंद करेगा, सवाल ही नहीं उठता है ना। गाना सुनाया, तानपुरा में वो बजाया, सब कुछ किया, अरे तो वो टाइम में यंग थी ना, तब वो बहुत ब्यूटीफुल थी मैं। अभी क्या कम हो अभी क्या, अभी भी कम हो चलो, थैंक यू सो मच सुंदरी जी। अभी एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर, वी हैव 3 minutes लेफ्ट। अभी जो इवन इवन इफ आपने प्रिपेयर नहीं भी किया है तो शेयर कर सकते हैं। मीना जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मीना जी आप म्यूट पे हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। मीना जी, यूर ऑन म्यूट। मैं कुछ बोल नहीं सकती, मेरे को बोलना नहीं आता है इन लोगों की तरह, बहुत ये लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं बोल नहीं सकती। मैं एक छोटा सा गाना सुना सकती हूँ कि जरूर जरूर। सबने जिंदगी में सबने, मैंने जितना जितना सबका सुना, सबने बहुत ज्यादा मतलब बहुत सहा है, बहुत स्ट्रगल किया है अपनी जिंदगी में। उसी पे मैं एक छोटी सी लाइन सुनाना चाहती हूँ कि जिंदगी जो भी हमें दी है ईश्वर ने, वो सब ईश्वर की ही देन है, वो सब ईश्वर की ही परीक्षा है, ईश्वर हमारी लेता है। तो इसके लिए मैं छोटा सा एक गाना सुनाती हूँ, इसको बहुत समझिए, ईश्वर से जोड़िए, जोड़ के सुनिएगा। वेलकम वेलकम। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत, तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत, तेरी प्रीत से मेरे जीवन में बिखरा संगीत, मेरा सब कुछ तेरी देन है, मेरे मन के मीत, मैं हूँ एक तस्वीर, तू मेरा रूप